अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टुनाइट। मैं हूं सैयद समर अब्बास। गुज़िश्ता रोज़ मुल्क के 8वें निगरान वज़ीर-ए-आज़म के लिए अनवारुल्लाह काकड़ की नामजदगी के बाद जो सियासी माहौल बना था वो अमूमन खुशगवार और कबूलियत वाला था। सिर्फ पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा खुर्शीद शाह की जानिब से एक बयान सामने आया जिसमें इस तैनाती पर तनकीद की झलक दिखाई दी थी, लेकिन फिर एक के बाद एक पीपल्स पार्टी रहनुमाओं ने इस तैनाती का खैर मकदम करके खुर्शीद शाह के बयान का डैमेज कंट्रोल करना शुरू कर दिया, जिसके बाद खुद खुर्शीद शाह का भी एक वजाहती बयान सामने आया जिसमें उन्होंने भी इस तैनाती को सपोर्ट किया। उसके बाद रावी चैन ही चैन लिख रहा था कि अब यकदम बलोचिस्तान के सीनियर सियासतदान और BNP मेंगल के रहनुमा सरदार अख्तर मेंगल का साबिक वज़ीर-ए-आज़म और मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ के खत के नाम एक खत सामने आया जिसमें उन्होंने निगरान वज़ीर-ए-आज़म के तकर्रर समेत नून लीग के दीगर कई फैसलों को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। अख्तर मेंगल ने अपने खत में लिखा है कि वही बलोचिस्तान, वही जबरी गुमशुदगियाँ, सियासी हल के बजाय बंदूक से मसले के हल की कोशिश की जा रही है, सियासतदानों के बजाय एस्टैब्लिशमेंट से आस लगाई जा रही है या उनकी मुशावरत से मसले का हल तलाश किया जा रहा है। उन्होंने लिखा कि मियाँ साहब, हम पर जो गुजरी या गुजर रही है वो हमारी किस्मत, लेकिन हैरानगी इस बात पर है जो आप लोगों पर गुजरी उससे भी अभी तक आपने सबक नहीं सीखा। हमें जनरल अयूब से लेकर जनरल मुशर्रफ के मज़ालिम अच्छी तरह याद हैं, लेकिन आपकी जमात मुशर्रफ और बाजवा की साजिशों और गैर आइनी इक़दामात को इतनी जल्दी फरामोश कर गई। अख्तर मेंगल ने लिखा कि एक बार फिर रात की तारीकियों में इत्तेहादियों को एतमाद में लिए बगैर कानून साजी करके जमहूरी इदारों को कमज़ोर करना और गैर जमहूरी ताकतों को मज़ीद ताकतवर करना जमहूरियत के ताबूत में मज़ीद कीड़े ठोकने के मुतरादिफ होगा। उन्होंने लिखा कि इंसानी हकूक़ के बरखिलाफ कानून साजियाँ शायद हमसे ज़्यादा मुस्तकबिल में आप हज़रात के खिलाफ इस्तेमाल की जाएंगी। अख्तर मेंगल ने ख़त में नवाज शरीफ को याद दहानी करवाई कि आपके गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में भी ये सब कुछ होता रहा और हम पिछली बार की तरह इस बार भी ये तसव्वुर और ख्याल कर बैठे कि शायद उन तक तजुर्बात के बाद आपकी जमात को अब एहसास हो गया होगा, लेकिन आपकी जमात ने हमें पहले भी गलत साबित किया और अब भी। खत के इख्तिताम में सरदार अख्तर मेंगल का कहना था कि निगरान वज़ीर-ए-आज़म के लिए ऐसे शख्स की नामजदगी की गई है जिससे हमारे लिए सियासत के दरवाजे बंद कर दिए गए हैं। आपकी तरह इस तरह के फैसलों ने आपके और हमारे दरमियान मजीद दूरियां पैदा की हैं। एक तरफ अख्तर मेंगल का यह खत निगरान वज़ीर-ए-आज़म की नामजदगी से मुतल्लिक़ तमाम इत्तेहादियों को एतमाद में लिए जाने के दावे की कलीक हो रहा है, तो वहाँ वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ अब भी तैनाती में हर शख्स की रजामंदी का दम भर रहे हैं। अनवारुल्लाह काकड़ के लिए उन्होंने बयान भी जारी किया और ओवरऑल नाज़रीन अगर हम देखें तो इस तैनाती पे हर तरफ से ही जो है इसको सपोर्ट किया गया है। और अगर हम इसके साथ साथ देखें तो अब सिंध के अंदर भी निगरान सेटअप के क़याम के वाले से मुशावरत का अमल जो है वो तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। आज भी मुलाकात बेनतीजा रही, लेकिन एक दो रोज़ के अंदर इस पर इत्तफाक़ राय हो जाएगा। बलूचिस्तान के अंदर भी केयर टेकर सेटअप के ऊपर इत्तफाक़ राय कायम करने की भरपूर कोशिशें हो रही हैं। असल सवाल अब यह है कि क्या इंतखाबात बर वक्त हो पाएंगे। ये तमाम मौज़ूआत डिस्कस करेंगे आज के प्रोग्राम में। हमें ज्वाइन किया है नून के सीनियर रहनुमा और साबिक़ वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ साहब ने। सर ये बताइएगा कि अनवारुल्लाह काकड़ साहब निगरान वज़ीर-ए-आज़म बने, इस पर काफ़ी ज़्यादा एक बहस हो रही है कि शायद ये ना पीपल्स पार्टी की तरफ से इनका नाम आया, ना नून लीग की तरफ से आया, ना PDM की किसी भी जमात की तरफ से इनका नाम आया, बल्कि नाम इनका कहीं और से आया और अब सबको मानना पड़ा। क्या ऐसा ही है सर? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि कोई इस किस्म की कोई बात है। एक आम जो ख्याल पाया जाता था, जो लोग इनका नाम मेरा जनरली वज़ीर-ए-आज़म का नाम का फैसला कर रहे थे कि ये छोटे सूबे से होना चाहिए, लेकिन मीडिया ने जो है वो कोई तवज्जो ही नहीं दी छोटे सूबों की तरफ। वो लगे रहे थ्रू आउट, उनको या पंजाब याद आ रहा, पंजाब ही याद आ रहा था और तो कोई याद नहीं आ रहा था। तो मेरा ख्याल है कि जिस तरह के बलूचिस्तान के हालात हैं उसमें ये तमाम लोगों ने कंसेंसस से बलूचिस्तान का ये 2-3 रोज से ये एक किस्म का कंसेंसस हो गया हुआ था कि जो है वो छोटे सूबों से दिया जाएगा। और कल सुबह किसी वक्त जो है वो उसको फाइनलाइज कर दिया गया। यानी कि परसों तक इस नाम के ऊपर इत्तफाक राय नहीं था, सिर्फ बलूचिस्तान के ऊपर इत्तफाक राय था, नाम के ऊपर नहीं था। नहीं, इत्तफाक राय था, लेकिन जो है ये इसका जो है ना क्लियर कट जो है ना उसको अनाउंसमेंट जो है ना नहीं की गई। उसकी वजह यही थी कि एक तो काउंटडाउन जो है वो शुरू हुआ है, आज से 3 रोज कबल शुरू हुआ है। उससे पहले तो काउंटडाउन नहीं शुरू हुआ था। उससे पहले जो है ये सारी काइट फ्लाइंग जो है ना माजरत के साथ मीडिया ही करता रहा है कि मीडिया नाम प्रमोट करता रहा है, कभी किसी का, कभी किसी का, कभी किसी का।
और उन्होंने जो ज़रूरतें हैं इस वक्त रियासत की कि छोटे सूबों को जो है हुक्मरानी में हिस्सा दिया जाए, एक बात। और दूसरा बात यह है कि मैं इस चॉइस को इसलिए सपोर्ट करूंगा कि अगर किसी जिसको कहते हैं ना सियासी वाबस्तगी किसी की बड़ी डिफाइंड होती तो वो इलेक्शन के ऊपर जो है ना एक सवालिया निशान जरूर उठ जाता। आपने मीडिया ने ये किसी स्टेज पे नहीं ये सोचा कि आप जो नाम फ्लोट कर रहे हैं वो सियासी वाबस्तगी है उनकी बड़ी क्लियर कट और डिफाइंड है। सब हम मीडिया को अपने पास से तो सर नहीं कर रहा था, ये नाम तो वो हैं जो चल रहे थे। इसहाक डार साहब का नाम मीडिया ने हो तो नहीं दिया, वो तो आया कहीं से आपकी पार्टी के अंदर से आया था, और बाकी नाम भी जो आए थे, हफीज शेख साहब का नाम भी कंसिडरेशन में था, जिलानी साहब का नाम भी उन नामों में था जो कंसिडर हो रहे थे। जी सर। नहीं, आपकी इंफॉर्मेशन दुरुस्त नहीं है, मैं माजरत के साथ कहूँगा। हफीज शेख का नाम किसी स्टेज पे अंडर कंसिडरेशन नहीं था। जिलानी साहब वगैरह का नाम जो है बिल्कुल दिया, पीपल्स पार्टी ने दिया। अच्छे लोग थे, अच्छे लोग हैं, रादर आई एम सॉरी। सदर जिलानी साहब भी, जलील अब्बास जिलानी साहब भी अच्छे लोग हैं, लेकिन मैं ये सियासी वाबस्तगियों से बालातर होके एक ऐसा नाम दिया गया है, मैं समझता हूँ ये बड़ी खुशाइन बात है। और इसके ऊपर कोई शक नहीं, बहुत अच्छी चॉइस है, बिल्कुल मैं बहुत अच्छी चॉइस है। मैं समझता हूँ कि इलेक्शन के मतलब कुछ थोड़ा बहुत जो धुंध छाई हुई थी, कहीं कोई हम ला रहे हैं, अपना PMLN ला रही है, या पीपल्स पार्टी अपनी कोई चॉइस ला रही है, या कोई JUI ला रही है, तो इस किस्म का मैं बिल्कुल आपको बड़े वसूख के साथ और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा हूँ कि जितने भी नाम आए हैं इनमें से कोई नाम जो है वो पीपल्स पार्टी ने जरूर दिया था। जिलानी साहब का वो कुंडी साहब ने टेलीफोन पे इंटरव्यू भी दिया था किसी चैनल को, तो उसमें उन्होंने कहा था कि हमने ये नाम दिया है, तो वो तो कंफर्म्ड है। लेकिन हमारी तरफ से जो नाम आ रहे थे मसलन PMLN के, रोजे अव्वल से ये बात डिसाइडेड थी कि ये जो क्लियर कट वाबस्तगियों वाले नाम जो है ना उनको अवॉइड किया जाए, लेकिन तुसी लोग बात ही नहीं सुना रहे। जिलानी साहब ने ना नहीं होते तो तुसी भी एग्री करनी गए, PMLN भी एग्री कर गई थी उस पर, पीपल्स पार्टी के जराए तो ये बताते हैं कि नून लीग मान गई थी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरा ख्याल है कि ये कंसेंसस जो है 2, 4, 5, 6 रोज से ये हो गया हुआ था कि हम छोटे सूबों से लेंगे, और छोटे सूबों में यही नाम कंसिडर हुए थे। 1-2 और भी नाम कंसिडर हुए होंगे जो अब बताना मुनासिब नहीं है कि लेकिन इनका नाम जो है वो सरे फहरिस्त हमेशा रहा। और मेरा ख्याल है कि सेनेट से हैं, नौजवान हैं, और सियासी और बस्तगी उतनी कमिटमेंट नहीं है जितना PMLN या पीपल्स पार्टी या JUI या इस तरह की कोई पार्टी का बंदा होता तो उससे इतराज जो है पहले दिन ही खड़ा हो जाना। है साहब, आज अख्तर मेंगल साहब ने बड़ी तनकीद की है। उन्होंने ख़त लिखा है मियां नवाज शरीफ साहब को, और ये कहते हैं मेरा तसलसल का ये दूसरा ख़त है, पहला 22 जुलाई को लिखा था, और वो कहते हैं कि हमें नून लीग ने कभी भी यानी कि जो हमारी तौक़ुआत होती हैं हमेशा वो पूरा नहीं उतरती, उस पर तो अब भी उन्होंने हमें मायूस नहीं किया, बिल्कुल हमारी तौक़ुआत पे पूरा नहीं उतरी, और हमें फिर भी उन्होंने एतमाद में लिए बगैर सब फैसले कर लिए, कानून साजियाँ कर ली, सब कुछ कर लिया। और वो तो आपको याद कराते कह रहे हैं कि आप लोग पहले बड़े डसे हुए थे इस्टेब्लिशमेंट की, और आप फिर दोबारा से वही काम कर रहे हैं, वही गलतियाँ दोहरा रहे हैं। जी, क्या कहेंगे सर इस पर आप रद्द-ए-अमल क्या देंगे इस पर आप? मैं उनके ग्रीवेंसेस जो हैं बड़े जेन्युइन हैं, बाज़ ग्रीवेंसेस उनके जेन्युइन है। हमें समर मैं बड़ा फर्मली बिलीव करता हूँ कि हमें छोटे सूबों में जो नेशनलिस्ट ग्रुप्स हैं या पार्टीज हैं या लीडरशिप जो हैं उनको मेन स्ट्रीम में लाना चाहिए, जरूर लाना चाहिए। उनके जो ग्रीवेंसेस हैं वो दूर करने चाहिए। ये ग्रीवेंस बाजू का जो है ये गिरा बच जाती है, फिर खुलती नहीं, तो गिरा जिस वक्त खुल सकती है उसी वक्त खोल लेना चाहिए। और हमें बसीयत पार्टी हमारी ये ऑब्लिगेशन है कि ये गिरें खोलें, ये इशू सॉल्व करें। मियां नवाज शरीफ एक नेशनल लीडर हैं, बिल्कुल अनडिस्प्यूटेड जो है, बिला शिरकत गैर नेशनल लीडर हैं। उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि जब वो आते हैं इंशाल्लाह ताला मुझे पूरी उम्मीद है कल के महीने वो आ जाएंगे। जब वो आते हैं तो वो आते साथ ही जो है ना वो इन प्रॉब्लम्स को जो है छोटे सूबों की प्रॉब्लम्स को जो है ना फौरी तौर पे हल करें, उनके जो जेन्युइन ग्रीवेंसेस हैं उनको दूर किए जाएं जो है। और मैं समझता हूँ कि ये वज़ीर आज़म का इंतखाब भी उस सिमत एक अच्छा कदम है कि वो इनका छोटे सूबों
कोई एक जो महरूमी का एहसास है वो किसी हद तक, थोड़ा सही लेकिन किसी हद तक जो है वो उसको उसकी तरफ एक अच्छा कदम। सर वो अपने ग्रेवेंसेस से ज़्यादा वो ये कह रहे हैं कि आप लोगों ने इंसानी हुकूक के खिलाफ कानून साजियाँ कर दी हैं, आप मुस्तकबिल में आप लोगों के खिलाफ ही इस्तेमाल होंगी, वो इस तरह की बातें भी कहते हैं। वो कहते हैं इस्टेब्लिशमेंट की तरफ जितना आपका झुकाव चला गया है, वो कह रहे हैं माजी में आप लोग ही डसे हुए, दोबारा से आप उस तरफ जा रहे हैं, अपनी गलतियां दोहरा रहे हैं। नहीं, मैं उनकी जो उसके कंटेंट के ऊपर ज्यादा कमेंट नहीं करूंगा। ऐसे कोई किसी वक्त जो है कोई मिस इंटरप्रेट हो जाता है, उसकी मेरे कमेंट की जो है कुछ जो इंटरप्रिटेशन जो है वो खुदा खास्ता गलत ना हो जाए। लेकिन उनके जेन्युइन ग्रीवेंसेस हैं, इसमें कोई शक नहीं, और वो ग्रीवेंसेस हल होने चाहिए। हमें बलूचिस्तान के मसाइल का एक कौमी हल जो है तलाश करना चाहिए, को जो है मेन स्ट्रीम में लाना चाहिए, उनका हक है। हमारा सूबा है, हमारे वहाँ पे लोग बसते हैं, मुहिब्बे वतन लोग बसते हैं, उनमें जो लोग नाराज हैं उनको मेन स्ट्रीम में लेके आए। ये जख्म जो है जितनी जल्दी इनको भरा जा सके उतना ही अच्छा है, कौमी यकजहती। अच्छा सर, ये बताएं कि एक बात तो ज़ाहिर तय है कि अनवारुल काकड़ साहब बेशक यानी कि बहुत अच्छी चॉइस है, और इस पोलराइज माहौल के अंदर उनके नाम के ऊपर किसी का भी इख्तलाफ नहीं है, ये इससे अच्छी चीज़ कोई हो ही नहीं सकती। लेकिन सर ऑब्वियसली ये चीज़ भी है, यानी कि हकीकत है कि वो रियासत के कैंडिडेट थे और रियासत के नुमाइंदे हैं। तो आने वाले दिनों में हम जो देख रहे हैं उनकी चॉइस को देखते हुए आपको सर क्या लग रहा है कि इंतखाबात आपको नवंबर में होते हुए नजर आ रहे हैं, या फरवरी की जो बात हो रही है कि इंतखाबात फरवरी तक होंगे या उससे आगे भी मुलतवी हो सकते हैं? देखिए, लीडर ऑफ अपोजिशन ने फरवरी का कहा है। अगर देखें ये पॉसिबिलिटी तो है ना कि अगर ये हल्के बंदियां जो हैं इनका जो टाइम जो है अगर आप फैक्टर इन करें, उसको इंक्लूड करें, तो ये 1.5-2 माह 2.5 माह जो है आगे जा सकते हैं इलेक्शन। कोई इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, पॉसिबिलिटी है, मैं उसको रिफ्यूट नहीं करूँगा। और फरवरी से आगे जाने का तो आपको अंदेशा नहीं है ऐसा कोई सर? नहीं, कतई तौर पे नहीं है, अल्लाह खैर करे, नहीं ऐसी कोई बात, बिल्कुल कोई बात नहीं। सर ये बता दें मुझे कि अब आगे हम जो इंतखाबात की तरफ जा रहे हैं उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट एक फैक्टर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। चेयरमैन PTI ज़ाहिर है इस वक्त जेल में है, आने वाले दिनों में साइफर से मुतल्लिक भी जो इत्तलात आ रही हैं कि उनके खिलाफ बड़े संगीन कानूनी चैलेंजेस उनका सामना करना पड़ेगा। क्या देख रहे हैं आप PTI का इस पॉलिटिकल इक्वेशन के अंदर, वो कहाँ फिट इन होती हुई आपको नजर आ रही है? देखें, ये तो जो लिटिगेशन हो रही है, उनके खिलाफ जो मुकदमात बन रहे हैं, उनके जो आउटकम है, जो भी उनका जुडिशल प्रोसेस जिस तरह भी मुकम्मल होगा, जो फैसले सामने आएंगे वो डेफिनेटली उनकी जो पार्टी की जो एग्जिस्टेंस है उस पर असरअंदाज जरूर होंगे, इसमें कोई शक नहीं है। कहाँ तक असरअंदाज होंगे, कितना उन फैसलों का जो है एक रोजन होगी पार्टी की उन फैसलों के साथ, ये जो गैस करना जो है ना मेरा ख्याल है अभी मुश्किल है। लेकिन हो सकता है 15-20 दिन महीने तक जो है ना ये सिचुएशन क्लियर होके आ जाए। उनके खिलाफ जो इल्जाम आता है, इस साइफर वाला जो है सामने आया है, ये एक बड़ा संगीन इल्जाम है उनके ऊपर, जो है कि एक चीज जो उनकी पास अमानतन थी उन्होंने खुद कहा कि मैंने गुम कर दिया है। फिर वो जो है परसों तरसों जो है मीडिया पे आ गई है, इंटरनेशनल मीडिया पे आ गई है। जी हाँ, वो किसने लीक आउट किया है, कौन लीक करने वाला बंदा है, ये जिम्मेदारी तो इन्होंने खुद कबूल कर ली हुई है ना कि मेरे पास से गुमा हुआ। फिर जो है उनके और भी मुकदमात हैं जो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, गिनती करने की जरूरत नहीं है। ये तो तमाम चीजें जरूर असरअंदाज होंगे उनके अपने सियासी मुस्तकबिल पे भी और उनकी पार्टी के सियासी। तो PTI को इंतखाबात से बाहर रखा अगर जाता है तो ये एक मुनासिब चीज़ होगी सर, आप समझते हैं कि होना चाहिए इंतखाबात के अंदर? मेरा नहीं ख्याल कि इस वक्त ये स्पेकुलेशन जो है कोई करने की जरूरत है, मुनासिब नहीं है। आने दें 1-2 महीने 3 महीने, इस वक्त तो कोई ऐसी कोशिश नहीं की जा रही कि उनको बाहर रखा जाए। सर कॉन्फिडेंट इंतखाबात में कैंपेन जो आपकी 16 महीने की परफॉर्मेंस है उससे कॉन्फिडेंट है कि वो परफॉर्मेंस जब आप आवाम में लेके जाएंगे तो आवाम उसको एक्सेप्ट करेंगे, वो हॉन्ट नहीं करेगी कारकर्दगी आपको 16 माह की? ये जरा मुश्किल काम जरूर होगा। आवाम समझदार है, उनको पता है कि हमने एक 4 साल की हुकूमत जो है उसके बाद ये सारा कुछ हमने वसूल किया था और उसको हमने कोशिश की है। कहीं पे कामयाब हुए हैं, कहीं पे हमने सिमत दुरुस्त की है, कामयाब नहीं हुए लेकिन सिमत दुरुस्त कर दी है। लेकिन आने वाले वक्तों में इंशाल्लाह ताला जो भी नई हुकूमत आती है उसके लिए आसानियाँ
थैंक यू सो मच खालिद साहब, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। नाज़रीन, आपने तफसीली गुफ्तगू मुलाहिज़ा की ख्वाजा आसिफ साहब की, जिनका कहना है कि मुश्किल हालात ज़रूर थे लेकिन आवाम को भी इन चीज़ों का इदराक होना चाहिए। जब कैंपेन में जाएंगे आवाम के सामने तो वो इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हुए ही आगे जो है फैसला करेंगे कि वोट किसे देना है। ताहम अनवारुल्लाह काकड़ के वाले से खालिद साहब कह रहे हैं कि बहुत बेहतरीन चॉइस है, मौजूदा माहौल के अंदर इससे बेहतर चॉइस नहीं हो सकती थी। प्रोग्राम में एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे। इसी तमाम तर सियासी सूरत हाल से मुतल्लिक आने वाले दिनों में मुमकिन सियासी मंजरनामा क्या बनेगा, पर्टिकुलरली इंतखाबात मुलतवी होंगे नहीं होंगे, होंगे तो कितने मुलतवी हो सकते हैं। फरवरी की बात हो रही है इंतखाबात की, फरवरी के बाद क्या मज़ीद इंतखाबात मुलतवी हो सकते हैं, इस पर बात करेंगे। फ़ाद हुसैन साहब के साथ हमें ज्वाइन करेंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है फ़ाद हुसैन साहब ने, सीनियर साफ़ी तज़कियाकार हैं। बहुत शुक्रिया फ़ाद हुसैन साहब, आपने ज्वाइन किया था प्रोग्राम में। सर, निगरान वज़ीर-ए-आज़म का तकर्रर तो हो गया, जो चैलेंजेस होंगे अनवारुल्लाह काकड़ साहब को उन पर भी आपसे बात करेंगे, लेकिन अब मरहला है कि टेकर कैबिनेट का, वो भी बननी है कल, चूँकि जब वो ओथ उठा लेंगे। वैसे तो पोलिटिकल पार्टी जो बड़ी पोलिटिकल पार्टीज़ है, पीपल्स पार्टी, नून लीग, JUI, इन्हें निगरान वज़ीर-ए-आज़म के तकर्रर के मामले पर तो इन्हें बिल्कुल इनकी नहीं चली बिल्कुल भी। तो अब शायद कैबिनेट के अंदर इनकी चल जाए, कोई इनकी मर्ज़ी के बंदे लग जाएँ, या आपको अनवारुल्लाह काकड़ की तरह के ही बंदे आपको लग रहा है कि वहाँ पे भी आएंगे इनको, जिस तरह KP में अकोमोडेट कर लिया गया था, यहाँ भी आपको लग रहा है कि अकोमोडेट कर लिया जाएगा, या अनवारुल्लाह काकड़ की तरह के बंदे ही जो हैं वो बैलेंस लोग आ जाएंगे? शुक्रिया समर। देखिए, मेरा ही ख्याल है कि कुछ बैलेंस्ड जो है वो कॉम्पोजिशन होगी। मेरे ख्याल में कुछ सियासी जमातों के लोग भी होंगे, जाहिर बात है डायरेक्टली जो सियासी जमातों के कारकुन हैं वो तो नहीं हो सकते, लेकिन ये कि उनकी से इसमें होगी। और क्योंकि देखिए ये जो केटेकर गवर्नमेंट है, आप ये नोट करें ना कि इनको थोड़ी सी ज़्यादा इख्तियारात दिए गए हैं, और वो इसलिए दिए गए हैं क्योंकि कुछ फैसले इनसे करवाने हैं, या अगले जो 3 महीने हैं या 6 महीने हैं, वो भी हम बात करते हैं। तो उसमें जो मकसद है वो ये कि ये ना हो कि इतनी कमज़ोर हुकूमत हो कि वो जो ज़रूरी फ़ैसले हैं जिससे मुल्क की जो एक डायरेक्शन है जो लगी हुई वो ख़राब ना हो। तो इसलिए मेरे ख्याल में उसका एक जुज़ ये है कि इस काबीना के ज़रिए जो फ़ैसले हों उसमें तमाम तर जमातों का बायन हो, वो उसका एक तरीके से इनडायरेक्टली हिस्सा बने। तो ये मंतक सामने रखते हुए मुझे लगता है कि इसमें एक बैलेंस्ड होगा। आपको मेरे ख्याल में टेक्नोक्रेट्स और एक्सपर्ट्स भी नज़र आएंगे, और सियासी जमातों की नुमाइंदगी भी कहीं ना कहीं से नज़र ज़रूर आएगी। सर, काकड़ साहब के लिए चैलेंजेस आपको क्या नज़र आ रहे हैं, बड़े चैलेंजेस जो अगले 3 से 6 महीने में उन्हें फेस करने पड़ सकते हैं? जिस तरह यानी कि मुखालफत तो उनकी कोई नहीं हुई, तकरीबन तमाम ही स्टेक होल्डर्स ने, पोलिटिकल पार्टीज़ ने सपोर्ट किया उनके नॉमिनेशन को, माँ सिवाय अख्तर मेहगल साहब के, उसके भी ज़ाहिर है कुछ अलग डायनेमिक्स हैं उसके, क्या समझते हैं आप? अच्छा समर, एक तो पहली बात तो ये कि ये बड़े ही अरसे बाद, यानी सालों के बाद मैंने कोई इस तरह की अपॉइंटमेंट देखी है जिस पे एक्चुअली हर तरफ से को पॉजिटिव जो है वो रिस्पांस आया है। इस पोलराइज्ड एनवायरनमेंट में ये नामुमकिन सी बात लगती थी, लेकिन बहरहाल हो गई है, खुशाइन बात है। और खुशाइन, क्योंकि ये खुशाइंद है, इसलिए मेरे ख्याल में जो सबसे बड़ा चैलेंज होगा, सब लोग बात कर रहे हैं समर की इकॉनमी के हवाले से फैसले करने हैं और गवर्नेंस के हवाले से रिफॉर्म करना है। मेरे ख्याल में उन सबसे पहले जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होगी वो होगी कि ये नए वज़ीर आज़म और उनकी काबीना जो है वो टोन क्या सेट करती है। वो टोन बड़ी ज़रूरी है, क्योंकि हम पिछले 4-5 साल में एक्सट्रीम पोलराइज्ड टोन हम सुनते भी रहे, देखते भी रहे हैं। मेरे ख्याल में इस वक्त क्योंकि ये इस तरह की एक गवर्नमेंट आ रही है जो कि न्यूट्रल है, जिसके प्राइम मिनिस्टर के हवाले से एक अच्छा रिस्पॉन्स आया है, तो वो जो टोन है, एक काम, क्वाइट, सीरियस, ना इस पे उंगली उठानी ना उस पे उंगली उठानी, काम करना, ये टोन पहले दिन से अगर सेट हो गई तो मेरे ख्याल में इसका बहुत मुस्बत इम्पैक्ट होगा इस गवर्नमेंट पे। उसके बाद मेरे ख्याल में नेक्स्ट बड़ा चैलेंज जो है वो IMF के प्रोग्राम प्रॉपर्ली मैनेज करना है। PTI का जो प्रोजेक्ट चल रहा है मुल्क के अंदर एक, उसमें आपको क्या लग रहा है कि क्या आपको होता हुआ नज़र आ रहा है? स्पेसिफिकली अगर देखा जाए चेयरमैन PTI की इलेक्शन में हिस्सा लेना ना लेना, खैर बैलेट पेपर के ऊपर बल्ले का इंतखाबी निशान होता या नहीं, तो ये तो इलेक्शन कमीशन का फैसला है, लेकिन ओवरऑल ज़रा रियासती पॉलिसी जो नज़र आ रही है उसमें तो काफ़ी ज़्यादा वर्क जो है जिम्मेदारी इनके ऊपर भी आएगी। यस एंड नो आएगी, क्योंकि जाहिर बात है अगर वो गवर्नमेंट में हैं तो एक तरीके से तो आती है,
लेकिन आप देखें कि जो कुछ मे 9 के बाद से हुआ है और उसका तसलसल अभी भी चल रहा है, चाहे वो इंतजामी तौर पर हो या चाहे वो कानूनी तौर पर हो। देखिए उसमें मुझे लगता है कि ये जो केयरटेकर गवर्नमेंट आ रही है ये कुछ हद तक शील्ड हो जाएगी। मैं ये क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि देखिए जो कानूनी मामलात हैं वो ऑलरेडी अदालत में हैं, वो चल रहे हैं और उसमें मैक्सिमम ये है अगर कि सेंटर में सुप्रीम कोर्ट में जो कुछ होगा तो जो अटॉर्नी जनरल है, जो लॉ मिनिस्टर उससे डील कर रहा है, वहां तक तो है। अच्छा, जो इंतजामी मामलात हैं पीटीआई के हवाले से वो ऑलरेडी ज्यादातर सूबों में चल रहे हैं, खासतौर पर पंजाब में। तो वो पंजाब में ऑलरेडी एक केयरटेकर गवर्नमेंट है जो पिछले यानी अब तो पता नहीं 6-7-8 जनवरी से स्टार्ट हुई थी तो चल रही है, वो चल रही है। तो मेरे ख्याल में और तीसरा जो है वो कि जो जेल के मामलात हैं वो भी मेरे ख्याल में प्रोविंशियल गवर्नमेंट की तरफ ही आ रहे हैं। तो मेरे ख्याल में ये जो केयरटेकर गवर्नमेंट आ रही है, अगर ये कोशिश करे तो ये उस जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं उससे अपने आप को ये शील्ड कर सकते हैं। सर मुझे ये बता दें कि इलेक्शन जो असल सवाल है $1 मिलियन जिस पे सबकी नज़र है कि इलेक्शन होंगे नहीं होंगे, होंगे तो कब होंगे, इल्तवा कितना हो सकता है। फरवरी की बात कर राजा रियाज साहब ने की थी कि फरवरी में हो रहे, वो बड़ी कन्विक्शन से कह रहे थे। बाय द वे मुझे समर जो बात नज़र आ रही है ना वो ये है कि देखिए ये 90 दिन का जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट है, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। अच्छा, अब मरदमशुमारी वाला मामला जो है वो भी अब शुरू हो गया है, इलेक्शन कमीशन ने उस पर काम शुरू कर दिया है, उसके लिए उनको ज़्यादा ज़रूरत है। तो मुझे ये लग रहा है कि अगर 90 दिन की जो मुद्दत है, आईनी मुद्दत, उससे अगर इलेक्शंस आगे जाते हैं तो वो अदालत के जरिए ही होगा। और जो ये जो गवर्नमेंट आ रही है, जस्टिस काजी फाइज इज सिटिंग इन सुप्रीम कोर्ट, देखिए बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन जो मैंने सुना है कि जो लीगल टीम्स हैं इधर सेंटर में वो ये कहती हैं कि हमारे पास एक अच्छा सॉलिड केस है। तो जवाब तो बिल्कुल स्ट्रांग है कि हल्का बनिया हो रही है, एक आईनी मामला है, उस पर तो सुप्रीम कोर्ट कुछ कर नहीं। अच्छा, अब उसमें जो आर्गुमेंट होगा ना वो ये होगा कि जी ये वाली तो आईनी एक रिक्वायरमेंट है, तो आपके पास कोई भी रीजन हो वो आईन से ऊपर तो नहीं जा सकता। ऐसे ही तो मेरे ख्याल में जो लीगल आर्गुमेंट डेवलप हो रहा है, जो मैंने सुना है, वो भी आईनी ही होगा। तो अगर तो वो हो जाता है और आईनी तौर पर हो जाता है तो जाहिर बात है फिर आपको 6 महीने यानी 8 अब से लेकर 6 महीने लग जाएंगे। 6 महीने से आगे जो है वो फिर उसके बारे में तो कुछ नहीं कह सकते। ये बता दें कि क्या लग रहा है आपको, जिस तरह की हम रियासत की पॉलिसीज़ देख रहे हैं और जो पीटीआई का भी जो बिहेवियर रहा है, बल्ले का इंतखाबी निशान बैलेट पेपर के ऊपर होना देख रहे हैं, नहीं देख रहे, क्या आपको लग रहा है सर? देखिए एक जमात को मुकम्मल तौर पर बैन करना कोई आसान काम नहीं है, मुश्किल काम है। वेरी पाकिस्तान में होता रहा है, ये तो कोई शक नहीं है हमारी, लेकिन आजकल के ज़माने में जो सूरत हाल हमारे सामने है, मुझे मुश्किल लगता है ये उसको जस्टिफाई करना। आज के दिन तो मुझे बड़ा मुश्किल लग रहा है कि किस तरीके से होगा। ये ज़रूर है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए जो इस वक्त मौजूदा सूरत हाल है उसमें उसके लिए बड़ी मुश्किलात हैं। सबसे बड़ी मुश्किल ये उनका लीडर जो है वो इस वक्त जेल में, अगर वो जेल में रहा तो कैंपेन नहीं कर पाएगा, डिस्क्वालीफाइड भी है, तो वो चैलेंजेस हैं। लेकिन बैलेट पेपर पे मेरे ख्याल में मुश्किल होगा। ठीक है सर, ये बता दें कि चेयरमैन पीटीआई इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेते। पीटीआई के वोटर को जितना मैं जानता हूँ या समझता हूँ, क्योंकि मैंने पीटीआई को एज ए बीट रिपोर्टर कवर भी काफ़ी किया है, कुछ बड़े 10 से 15% तो बहुत ही जज्बाती है। शायद वो इलेक्शन डे पर निकले ही ना कि भाई क्योंकि वो दौड़ में नहीं है हमारा लीडर वज़ीर आज़म की, तो हम घर से निकलते ही नहीं। वो इस प्रोसेस से वो अपने आप को डिसएसोसिएट कर लेगा, उसका इंटरेस्ट अपना लूज़ कर जाएगा। तो इससे भी पीटीआई के वोट बैंक के ऊपर आपको लगता है कि मेरे ख्याल में बिल्कुल पड़ेगा जी, क्योंकि देखिए आपको याद है कि 1997 में जब इलेक्शंस हुए थे, जब पीएमएलएन को 2/3 अक्सर मिली थी, तो पीपल्स पार्टी का वोटर निकला ही नहीं था। वो अपनी जो उनकी जो हुकूमत थी 93 से 97 तक की, उससे इतने वो बददिल थे कि वो निकले ही नहीं। और उससे दो चीज़ें हुई, एक तो ये कि उनके जो मुखालिफिन थे यानी कि पीएमएलएन, उनको 2/3 अक्सरियत मिली। दूसरा ये है कि जो टर्नआउट था वो बड़ा कम था। लेकिन अल्टीमेटली देखिए टर्नआउट कम भी हुआ, इलेक्शन हो जाए तो वो बात जो है वो उस तरीके से एक लीगली वो जस्टिफाई हो जाती है। ये आपकी बात दुरुस्त है कि अगर पीटीआई के वर्कर को ये लगा कि जी हमारे ओवरवेलमिंग नंबर्स में आने से अगर हमें विक्ट्री भी नहीं मिलती और ये इलेक्टोरल प्रोसेस जो है ये लेजिटिमाइज भी हो जाता है, तो बेहतर है कि नाम पे पूरी एक पार्टी है, सारा सिस्टम है, वो बंदा ही नहीं है दौड़ में, तो फिर वो वोटर जो है अपना इंटरेस्ट, और ये इनके मुखालिफिन के हक में जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन सर ये दूसरी तरफ भी जा सकता है मामला, के वो ज़्यादा शिद्दत से निकले वोट डालने के लिए, उसका इम्कान भी मौजूद है। सर ये बताएं कि पीएमएलएन के जो रैंक्स के हम सुन रहे बातें, शहबाज साहब कह तो रहे हैं कि भाई नवाज शरीफ मेरे लीडर हैं, वही वज़ीर आज़म होंगे, लेकिन उनके कुछ कानूनी चैलेंजेस थोड़े बहुत हैं, लेकिन इतने ज़्यादा भी नहीं हैं।
क्या लग रहा है आपको कि नून लीग की तरफ से अभी तक चूँकि मियाँ साहब की पाकिस्तान आने की डेट मामला अभी तक उस तरह से फाइनलाइज नहीं हो पाए, काफ़ी अर्से से हम सुन रहे हैं अब आ रहे हैं अब आ जाएंगे, लेकिन अभी तक नहीं आए वो। अब तो कैंपेन आज से हम कैंपेन मोड में दाखिल हो चुके हैं, लेकिन अभी तक उनके कोई साइंस नज़र नहीं आ रहे पाकिस्तान वापस आने के। तो क्या आपको लग रहा है कि उस सूरत में शहबाज शरीफ साहब ही फिर ज़्यादा लग रहा है कि वही प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट आएंगे, या नवाज शरीफ साहब आपको लग रहा है कि वो आ सकते हैं, अभी चांस है उनका? इसमें 2-3 नुक्ते समर बहुत अहम है। पहली बात तो ये कि मेरा ही ख्याल है, एक वो एक्सेप्टेबिलिटी वाला भी, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, वो भी एक है ज़्यादा कि शहबाज साहब ज़्यादा एक्सेप्टेबल है फॉर पावर्स टू बी। देखिए पहली चीज़ तो मेरे ख्याल है नवाज शरीफ साहब की वापसी तब होगी जब इलेक्शंस करीब होंगे, क्योंकि वो उनके बगैर उनकी जमात कैंपेन उस तरीके से उतनी मौसर तरीके से नहीं कर सकती। तो अगर तो मेरे ख्याल में जब उनकी वापसी का ऐलान होगा तो आपको पता होगा इलेक्शन आ रहे हैं। पहली चीज़ ये तो साइन होगा बिल्कुल। दूसरी चीज़ ये कि अगर नवाज शरीफ साहब ये फैसला करते हैं कि मैंने ही PMLN का प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट होना है, तो फिर वो उसमें तो दो राय है कोई नहीं, वहां पे कोई डिबेट तो नहीं है। तो अगर वो ये खुद फैसला करते हैं कि नहीं मैं नहीं हूं, किस कोई फॉर वट एवर नहीं आ सकेगा, तो मेरे ख्याल में फिर नेक्स्ट शहबाज साहब से स्ट्रांग कोई उम्मीदवार नहीं है। और उनके हक में जो जाता है, जो आपने बात की कि उनकी जो इस टाइम इस सिस्टम में जो वर्किंग रिलेशनशिप बनी हुई है, और जो आप देखें कि बार बार हमें सुनने को मिल रहा है कि ये जो पिछले चंद महीने से जो एक पॉलिसीज का एक हमें एक रुख नजर आ रहा है, उसमें तसलसल चाहिए, तो उसमें शबाब जो है वो मेरे ख्याल है सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हो। सर उस सूरत में थैंक यू सो मच सर, बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया प्रोग्राम में। नाज़रीन एक ब्रेक लेते हैं, बाद वापस आएंगे, बात करेंगे जो कैम्ब्रिज एजुकेशन सिस्टम के तहत बच्चों के जो एग्ज़ाम्स हुए हैं उस पर पाकिस्तान की बहुत बड़ी तादाद में तलबा जो हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जो अपीयर हुए थे एग्ज़ाम के अंदर, वो ग्रेड से बहुत ज़्यादा नाखुश हैं। ये मामला है क्या, इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। क्या आलमी तालीमी बोर्ड कैम्ब्रिज इंटरनेशनल एग्जामिनेशन का पाकिस्तानी तलबा के साथ रवैया मुतअस्सिबाना है? क्या कैम्ब्रिज बोर्ड पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के तालीमी मयार और काबिलियत को परखने में नाइंसाफ़ी करता है? ये सवालात इसलिए भी उठाए जा रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान में तालीम हासिल करने वाले A लेवल और O लेवल के तालिब इल्मों के नताइज में कैम्ब्रिज बोर्ड के नामुनासिब रवैये की झलक तवातर से दिखने लगी है। 2020 में भी कोरोना वबा के बायस इम्तहानात न होने पर कैम्ब्रिज बोर्ड ने जिस तरह के मुतनाज़िर नताइज शाया किए थे, उस पर पाकिस्तानी तलबा ने शदीद एहतजाज किया था। और अब एक बार फिर कैम्ब्रिज बोर्ड की जानिब से पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के साथ सरासर ज़्यादती की बहुत ज़्यादा शिकायत सामने आ रही हैं। 11 अगस्त या बरोज़ जुम्मा को जारी किए गए नताइज ने AS और A लेवल के 45,000 पाकिस्तानी तलबा को न सिर्फ मायूस किया बल्कि एक नया तनाज़ा भी खड़ा हो गया है, जिसमें अब माहिर तालीम ही नहीं सियासी और समाजी शख्सियात भी अपना अपना एहतजाज बुलंद कर रही हैं। कैम्ब्रिज की जानिब से जारी किए गए नताइज के मुताबिक महज चंद तलबा ही A ग्रेड्स और B ग्रेड्स हासिल कर सके, जबकि बेशतर तलबा के लिए C, D, E और U ग्रेड्स की बुछाड़ की गई। इन नताइज का कनेक्शन भी हालिया दिनों में पाकिस्तान में होने वाली सियासी अफरा तफरी से जुड़ रहा है, जिसका खमियाजा मासूम तलबा को भुगतना पड़ रहा है। याद रहे कि 9 मई को साबिक वज़ीर-ए-आज़म की गिरफ्तारी के बाद मुल्क में होने वाले मुजाहिरों के बायस 3 रोज़ इम्तहानात मनसूख होने के बाद कैम्ब्रिज बोर्ड ने ग्रेड प्रोडक्शन की बुनियाद पर नताइज या ग्रेड्स अलॉट किए हैं। जहाँ इन नताइज को तलबा ने मायूस कुन करार दिया है, वहाँ उनका मुस्तकबिल भी दाव पर लग गया है। बिलखुसूस इन नताइज की सूरत में अंदरून और बैरून मुल्क बहुत से नामवर इदारों में आर्जी दाखिला हासिल करने वाले तलबा की एक बड़ी तादाद अब दाखिले के मयार पर पूरा नहीं उतर पा रही। इन नताइज को देख कर बहुत से तलबा सोशल मीडिया पर अपने गम व गुस्से का इजहार कर रहे हैं। कुछ तलबा अपने पर्चों की दोबारा जांच करवाने, कुछ दोबारा इम्तहानात देने का सोच रहे हैं, जबकि कुछ तलबा अपने मज़ामीन को यकसर तब्दील करने का इरादा कर रहे हैं। नताइज और इस पर उठने वाले एहतजाज को देखते हुए मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइज़र मरियम नवाज़ ने भी आवाज़ उठाई है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उन्होंने जारी बयान में कहा है कि सैकड़ों तलबा ने रवा बरस CIE की ग्रेडिंग पर अदम इत्मीनान का इजहार किया है। ऐसा लगता है कि रवा बरस की ग्रेडिंग गैर मुनसिफाना नताइज का बाइस बनी है, जिसकी वजह से तलबा में शदीद बेचैनी और इज़्तिराब पाया जाता है। जिन तलबा को A ग्रेड्स की उम्मीद थी, उन्हें C ग्रेड्स और E ग्रेड्स मिले हैं। इन तलबा ने नाकाबिल यकीन हद तक मेहनत की है। उनकी यूनिवर्सिटियों में दाखिले और मुस्तकबिल के कैरियर CIE के रिजल्ट पर मुनसर हैं। इसके अलावा मारूफ अदाकार फैसल कुरैशी ने भी इस मुतालिक आवाज़ उठाई है। हमारे बच्चे हैं जो
स्टूडेंट्स हैं इस वक्त सभी बड़े परेशान हैं बिकॉज पॉलिटिकल सिचुएशन की वजह से उनके एग्जाम्स कैंसिल हुए। पता नहीं किस सिस्टम के थ्रू उनको ग्रेड्स दिए गए, अजीब अजीब ग्रेड्स आए बच्चों के, और फ्यूचर ऑब्वियसली डिपेंड करता है इन चीजों पे। ये रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ तमाम लोगों से कि इस कॉज में प्लीज आप लोग भी हेल्प कीजिए। हमारी मिनिस्ट्री या हमारी गवर्नमेंट जो भी है उन लोगों को चाहिए प्लीज कम फॉरवर्ड और इस मसले को सॉर्ट आउट करें बिकॉज बच्चों के फ्यूचर का मसला है। जबकि समाजी और इंसानी हकूक़ के कारकुनान भी इस मुतल्लिक सामने आ रहे हैं और अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। जिब्रान नासिर के बकौल उनके मौसूल होने वाले सैकड़ों पैगामात में से कुछ तलबा के पैगामात वाकई तकलीफ दे और परेशान कुन थे। मुझे उम्मीद है कि कैम्ब्रिज इंटरनेशनल और ब्रिटिश काउंसिल इस मामले का नोटिस लेंगे। जबकि इस नाइंसाफ़ी से मुतल्लिक मुतासरा तलबा ने 14 और 15 अगस्त को मुल्क भर में एहतजाज की कॉल भी दे दी है। इस तमाम सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे। हमें ज्वाइन किया है करीम जनाब तैमूर बांडे साहब ने, जो कि खुद इसमें कैम्ब्रिज सिस्टम में पढ़ाते भी हैं। तैमूर साहब बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। सर ये बताइएगा कि ये मसला ऑब्वियसली 9 मई के एहतजाज की वजह से खड़ा हुआ जब तलबा का इम्तहान नहीं हो सका। इस दफ़ा जो प्रेडिक्टिव ग्रेडिंग थी उसमें ऐसा क्या मसला हो गया कि मुझे याद है कि कोविड के दिनों में यही तलबा जो इम्तहानात में अपीयर नहीं होना चाह रहे थे वो कह रहे थे कि प्रेडिक्टिव ग्रेड्स दे दें। आज प्रेडिक्टिव ग्रेड्स की वजह से बच्चों के रिजल्ट्स जो हैं वो ख़राब हो गए हैं। मसला कहाँ पे आया सर? क्या आपको लग रहा है ख़राबी कहाँ हुई है जो बच्चे इतने ज़्यादा बड़ी तादाद में बच्चों के ग्रेड्स ख़राब आए? समर इधर 2 चीज़ें हुई हैं। एक तो ये हुआ कि सिर्फ 9 मई के वाक़यात की वजह से जो एग्ज़ाम्स कैंसिल हुए थे सिर्फ वो स्टूडेंट्स नहीं आवाज़ उठा रहे, बल्कि वो स्टूडेंट्स जिन्होंने आम दिनों में भी इम्तिहान दिए थे वो भी आवाज़ उठा रहे हैं। दूसरी बात यह है कि यहाँ पे प्रेडिक्टेड ग्रेड्स का मसला नहीं है, यहाँ पे मसला है ग्रेडिंग का। ग्रेडिंग थ्रेशोल्ड होता है आपका, जो अब कोविड के बाद कैम्ब्रिज जो है 2019 पे के थ्रेशोल्ड पे लेके आए, जिसकी वजह से ग्रेडिंग बहुत बुरी तरह गिरी। कोविड की वजह से उन्होंने थ्रेशोल्ड जो है वो चेंज किया हुआ था। चूँकि कोविड ख़त्म हो गया है, हालात नॉर्मल होते जा रहे हैं, तो ग्रेडिंग पैटर्न्स को नीचे ले आए। उसकी वजह से बहुत ज़्यादा तादाद में स्टूडेंट्स ने सफ़र किया है। इसके अलावा जिन बच्चों ने 9 और 11 मई के इम्तिहानों की वजह से भी सफ़र किया था और बाकी इम्तिहानों में भी सफ़र किया था, उनको एक बहुत ज़्यादा डिफरेंस नज़र आ रहा है। उनको नज़र आ रहा है कि जी अगर मेरा ए थ्रू आउट आ रहा था तो मेरा ई और यू कैसे हो गया, ए के बाद बी हो सकता था या सी हो सकता था, एकदम से मेरा ग्रेड गिर कैसे गया। और ऐसी बहुत बड़ी तादाद है, क्योंकि अब याद रखें हर साल इम्तिहान होते हैं, हर साल रिजल्ट्स आते हैं, हर साल स्टूडेंट्स बोलते हैं, कुछ खुश होते हैं, कुछ नाराज़ होते हैं, लेकिन इस बार एक बहुत बड़ी तादाद स्टूडेंट्स की उठी है जिन्होंने बहुत ज़्यादा शोर मचाया है। अब कैम्ब्रिज की तरफ अगर हम जाएं तो कैम्ब्रिज ने भी काफ़ी इंश्योरेंसेस दी थी। उन्होंने 3 ऑप्शन स्टूडेंट्स को दे दिए थे, खासतौर पे जो 9 से 11 मई वाले इम्तिहानात के विक्टिम्स थे। उनको कहा था या तो आप अक्टूबर नवंबर में दोबारा इम्तिहान दे दें बगैर फीस दिए हुए, या आप इन्हीं कंपोनेंट्स पे जो आपका मिस हो गया उसने जो दे दिए उनको हम ओवरऑल ग्रेड में कन्वर्ट कर देंगे। और फिर जिस तरह कुछ लीडिंग स्कूल्स ने प्रेशर डाला तो उन्होंने री एग्जामिन करने का भी एक ऑप्शन आपको दे दिया था। अब इन तीनों ऑप्शंस के बावजूद एक बहुत बड़ी तादाद, जिस तरह मैंने आपको बताया, ये सिर्फ 9 से 11 मई वाले विक्टिम्स नहीं है, ये सारे शोर मचा रहे हैं। अच्छा तैमूर साहब ये बताएं कि ये मसला सिर्फ पाकिस्तानी तलबा के साथ आ रहा है या इंटरनेशनली जो ग्रेडिंग का मसला है तो वो सबके लिए होना चाहिए, सिर्फ पाकिस्तान में ये फिर इतना शोर क्यों है? नहीं, ये मसला पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को है ज़्यादा, और बहुत बड़ी तादाद में, जिस तरह मैंने आपको बताया, पाकिस्तान में ही ये मसला आ रहा है। देखें, जो दुनिया में 9 और 11 मई के हालात की वजह से तो कोई एग्ज़ाम डिले नहीं हुए, वहाँ पे एग्ज़ाम्स वैसे ही होते रहे। ये यहाँ पे मसला था जो हमारी 2 दिन ज़ाया गए, और कुछ पेपर्स जो हैं इंपॉर्टेंट पेपर्स थे ए लेवल्स के, उसका काफ़ी हर्ज हुआ क्योंकि दोनों पेपर इन्हीं दोनों दिनों में आ गए थे। नहीं, जो आप ग्रेडिंग का कह रहे थे कि ग्रेडिंग का उन्होंने क्राइटेरिया चेंज किया है, उसे मज़ीद सख्त कर दिया है, तो उस वजह से मैं कह रहा था कि दुनिया में बाकी जगहों पे भी ये ग्रेडिंग की वजह से मसले आ रहे हैं, सिर्फ पाकिस्तान के वो 9 मई की वजह से ही सारा मसला आ रहा है? नहीं, सिर्फ 9 मई का मसला, 9 मई का मसला भी है, लेकिन उसके अलावा भी बहुत बड़ा मसला है। ये ग्रेडिंग पैटर्न जो चेंज हुआ है, ये कई जगह आहिस्ता आहिस्ता हुआ है, डिपेंडिंग है आपकी कोविड की सिचुएशन क्या थी मुल्क में, किस तरह से आप नॉर्मलसी की तरफ आए हैं। तो 2019 के लेवल्स के मुताबिक पाकिस्तान में इस वक्त हमें ले जाया गया है। अब इसमें प्रॉब्लम ये आ रही है कि एकदम से जो थ्रेशोल्ड आपका चेंज हो जाता है, ऑब्वियसली आपकी मार्किंग चेंज हो जाती है, आपका इम्तिहान का तरीकाकार सारा का सारा बदल जाता है, उससे बहुत ज़्यादा स्टूडेंट सफ़र करें। अब ये अगर सिस्टमेटिकली आहिस्ता आहिस्ता किया जाता या बता के किया जाता कि फेजेस क्या हैं इसके, थोड़ा सा हमें और इम्प्रूवमेंट दी जाती तो स्टूडेंट्स भी प्रिपेयर्ड होते, टीचर्स भी प्रिपेयर्ड होते। सोल्यूशन की बात में करता, सोल्यूशन सर क्या हो सकता है, सब शॉर्टली बताइएगा। रिवाइज ग्रेडिंग होगी। ठीक है सर, थैंक यू सो मच तैमूर बांडी साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। प्रोग्राम का कहना है कि अगर रिवाइज ग्रेडिंग की जाती है तो फिर किसी हद तक पाकिस्तानी तलबा जो उनके बकौल हक तलफी हुई है वो रिवर्स हो सकता है, बच्चों के जो है नुकसान जो हुआ है उसकी किसी हद तक तलाफ़ी हो सकती है।
एक बड़ा मसला है पाकिस्तानी तलबा का। मेरे ख्याल से इस पर जो आने वाली हमारी जो केयर टेकर गवर्नमेंट है, जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर होते हैं या प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्हें भी ये मामला कैम्ब्रिज के साथ टेकअप करना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तानी तलबा के मुस्तकबिल का मसला है। इसका हल बड़ा ज़रूरी है। आज की शो में इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।